हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमें शुरू करना है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि किस तरह से एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में ईथर को लोगों ने कहा कि अगर हम ईथर को डिटेक्ट कर ले तो हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेजर कर ले जाएंगे। अब वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जो ईथर था उसको कैसे पता लगाया जाए। देखो जरा सा इसको समझने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। क्या कहा गया है? अभी तो ये कहा गया है कि ईथर हर तरफ मौजूद है, ईथर हर तरफ है, पूरी दुनिया में ईथर है। इट इज जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल मॉडल। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि स्विमिंग पूल के अंदर जो मछलियां हैं जब वो तैरती होंगी, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल रुका हुआ है, पानी में कोई मोशन नहीं, पानी बिल्कुल स्टैटिक है, लेकिन उसके बीच से मछलियां जा रही हैं। तो जब मछली उस पानी के बीच से गुजरती है तो मछली की जो स्किन है उस पर पानी कुछ रगड़ तो लगती होगी। इस बात को समझ पा रहे हो ना कि जब पानी के अंदर मछली तैरती हुई जाएगी तो जब पानी को चीरती हुई मछली अंदर तैरेगी तो पानी की कुछ तो रगड़ मछली की सरफेस पे पड़ेगी। अरे रगड़ होती है तभी तो मछली अपने पंखों को हिला करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे हम लोग हैं, इस समय यहां हवा है, हवा होने क्या पता चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये तो एक दूसरा कारण है। लेकिन अगर हम यहीं पे बहुत स्पीड से गुजरे तो हवा की रगड़ से हमारे कपड़े उड़ने लगेंगे। तो हमारी रगड़, हमें जब रगड़ महसूस होती है हवा की तो हमें हवा महसूस होती है। उस तरह से हम जितनी हाई वेलोसिटी जाएंगे उतना ही हमें रगड़ मिलेगी। यही तो होता है ना जब लोग गर्मियों में कहते हैं हवा चल रही है, तो हवा चलने का मतलब क्या है? हवा का फ्लो हो रहा है और उस हवा के फ्लो के होने की वजह से हमारे स्किन से हवा टकराती है, हमारे स्किन के ऊपर जो हीट है, हमारी स्किन की हीट को वो लेकर के चली जाती है, जो पसीना हो रहा है उसको वेपोराइज करके उड़ा के ले जाती है, हमें ठंडक लगती है, हमने कहा आहा बड़ी अच्छी हवा चली, बड़ा आनंद आया। तो वहां पर भी तो प्रोसेस हो रहा है, रगड़ तो लग रही है हमारी स्किन से, हमारी सरफेस से रगड़ हुई तो हमने हवा के चलने का पता लगाया। तो यही चीज अब माइकलसन और मोरले का भी मेन कॉन्सेप्ट बना कि हम ईथर को, जो एब्सोल्यूट मीडियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ईथर, हम ईथर को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ईथर विंड को तो निकाल सकते हैं। हम ईथर विंड की बात करें। सो द मेन पर्पस ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट was to detect this medium ether by detecting the effect due to the ether wind. एथर विंड की वजह से जो प्रभाव हो रहे हैं उनको देख करके ईथर के पता लगाने का यहां पर प्रयास हो रहा था। समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार है और ये कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यहां पर कुछ कुर्सियां हैं, यहां पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंसान आपका बॉस है और आप हो ये, और ये मैं हूं। अब क्या हुआ, मैं देख रहा हूं आप दोनों के बातचीत के इस पूरे व्यवहार को। आपकी जो बॉस हैं वो एक जगह पर उठते हैं, पीछे घूमते हैं, कुछ बोलते हैं। जब कुछ बोलते हैं तो वो आवाज आप तक आती है और जो वेलोसिटी है इस तरफ चलने की, साउंड की वेलोसिटी है वो 332 मीटर पर सेकेंड। तो बस तो चल रही है इस तरफ, लेकिन आपके बॉस पीछे घूम के बोल रहे हैं तो आपको आवाज इधर सुनाई पड़ी। फिर उनके जवाब, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपने भी बोला और उस समय आपकी जो साउंड है वो बॉस की तरफ गई। तो आप जब बोलते हो तो आपके साउंड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ये बस चल रही है। आपके बॉस जब बोलते हैं तो उनकी जो साउंड की डायरेक्शन है वो बस के चलने के अपोजिट हो रही है। लेकिन चूंकि पूरी बस बंद है, ये पूरी बस बंद है, इसमें हवा नहीं आ जा रही है, इसीलिए आपको उनकी आवाज सुनने में और उन्हें आपकी आवाज सुनने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नहीं होगी महसूस आराम से, तभी तो हम लोग कार के अंदर, ट्रेन के अंदर आराम से बात करते रहते हैं। लेकिन अब सोचो कि ये हट गया, ओपन कार हो गई के, ओपन कार है। तो अब आपकी जो कार है वो ओपन हो गई। कुर्सी यहां पर भी है, कुर्सी यहां पर भी है, कुर्सी यहां पर भी है। यहां आपके बॉस बैठे हैं, ये मैं हूं, ये आप है।
मेरा होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, यहां पर हटा देते हैं, जबरदस्ती अपने आप को इसमें ना डालें। अब क्या हो रहा है बच्चों, जब इधर से आपकी कार 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, तो जो हवा थी वो भी अब आप लोगों को 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, आपको पार कर रही, चूंकि बस की छत उड़ चुकी है तो अब आप इस हवा के झोंके के प्रभाव में हो। ऐसे में जब आपके बॉस इधर बोलेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा और जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये दोनों सेम है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये आवाज तेजी सुनाई पड़ेगी। लेकिन जब आप बोलोगे तो आपकी आवाज आपके बॉस तक उतनी तेजी से नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल हैं, एयर के मॉलिक्यूल से टकरा टकरा के ही तो आवाज आगे बढ़ती है, साउंड तो मैकेनिकल वेव है। तो अब यहां पर जब आप बोलोगे तो चूंकि हवा तो आपके खिलाफ आ रही है ना, बस इधर जा रही है तो हवा की रगड़ आपके खिलाफ है, तो आपको जिस साउंड की स्पीड होगी वो और जो आपके बॉस की साउंड की स्पीड है अब वो सेम नहीं होगी। उसमें किसका रोल आ जाएगा? इस विंड का, जो ये विंड है। अब अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज को, डिस्टेंस को, इसमें कुछ मैकेनिक्स लगा दें तो जरूर यकीन मानिए कि हम यहां पर कुछ v1 लें, v2 लें, v2 में v विंड को डालें, तो अगर हम v1 v2 को निकाल ले जाएं तो, या हम विंड को निकाल ले जाएं, हम v1 को निकाल ले जाएं तो v2 कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी जब आपके बॉस बोल रहे हैं और जब आप बोल रहे हो, उसमें जो डिफरेंस है उस किसकी वजह से है? इस विंड की वजह से। तो मैथमेटिकली हम अगर इन दोनों वेलोसिटीज में कोई भी डिफरेंस निकाल ले गए तो हम ये बता पाएंगे कि इसमें इस विंड का कितना रोल आ रहा है, इस विंड की रोल की वजह से दोनों वेलोसिटीज में कितना डिफरेंस आएगा। तो कैसे देखा? हमने इस हवा की रगड़ से इन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस को मेजर किया और फिर उससे हमने इस विंड की वेलोसिटी और इसके इफेक्ट को मेजर किया। यही काम, बिल्कुल यही काम माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट में भी होने वाला था। माइकलसन का भी यही आइडिया था। माइकलसन का ये आइडिया था कि चारों तरफ ईथर है, चारों तरफ ईथर है और अर्थ जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है सन के चारों तरफ। तो अगर हम उस घूमती हुई अर्थ के ऊपर लगने वाले ईथर की रगड़ को महसूस कर ले जाएं, उसको किसी तरह से डिटेक्ट कर लें, देन वी कैन से दैट देखो ये जो प्रभाव है ये ईथर विंड की वजह से है। ईथर विंड है इसका मतलब, और ईथर विंड है इसका मतलब ईथर है। तो ईथर की प्रेजेंस को इनडायरेक्टली प्रूफ करना था बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्ट्स ड्यू टू द ईथर विंड। तो ईथर विंड का असर अगर साबित हो गया तो इसका मतलब ईथर भी है, ये भी साबित हो जाएगा। ओके, आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। वीडियो है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा सन है, दिस इज सन एंड दिस इज द पाथ अराउंड द सन एंड दिस इज अर्थ। ओके, चारों तरफ ईथर है। तो जब अर्थ इधर से मूव कर रही है, कुछ नेट वेलोसिटी है इसकी, तो ये ईथर के रगड़ इस पे लगेगी, क्योंकि भाई जैसे हम इस तरह से चल रहे हों, हवा में चलते हैं हम स्पीड से, तो हमें हवा की रगड़ महसूस होती है। तो वैसे ही इस सरफेस पर, इसके ऊपर ईथर की रगड़ लग रही होगी, तो जितनी वेलोसिटी से हम बढ़ेंगे हमें उतनी ज्यादा रगड़ महसूस होगी। तो हमारी वेलोसिटी कितनी है? मान लो वी नेट, हमारे अर्थ की जो ये नेट वेलोसिटी है। अब हम क्या करें? अब हम इस अर्थ पर, अब देखो यहां हम दिखा रहे हैं कि हमने अर्थ पर एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि हमने कांच को, एक टुकड़े कांच की प्लेट की मदद से एक बार वेव को इधर भेजा और एक बार वेव को इधर भेजा। तो इधर भेजने का मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ चल रही है, हमने एक बार लाइट को उधर भेजा। जैसे हम पिछली बार, अभी पिछले एग्जाम्पल में हम कह रहे थे ना कि आप बैठे हो तो आपके बॉस पीछे मुड़ करके बोलते हैं तो आपकी तरफ आवाज जाती है, आप वहां से आगे बोलते हो तो आपके बॉस की तरफ आवाज जाती है। तो उस ऑब्जर्वेशन ने साउंड के वेव को यूज किया था। यहां क्या कर रहे हैं? यहां पर हम लाइट वेव को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो माइकलसन और मोरले का आइडिया ये था कि ऐसा करते हैं, अर्थ पर हम इस तरह से एक बीम को स्प्लिट करते हैं, एक बार इस बीम को उस डायरेक्शन में गुजारते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा ईथर का रगड़ लग रहा होगा। ईथर की रगड़ ऐसी लग रही होगी, अर्थ इधर जा रही, ईथर की रगड़ ऐसे लगेगी, तो इसे कहेंगे पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन। और एक वेव को हम ऐसा भेजेंगे कि वो जिस तरफ अर्थ की रगड़ लग रही है, ईथर की रगड़ लग रही है, उसके परपेंडिकुलर जाए। तो इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, और उसके बाद यहां से जो रे आएगी जाएगी उसका टाइम नोट कर लें, और यहां पे जो रे आएगी जाएगी उसका टाइम नोट कर लें। और अगर हम इन दोनों के टाइम डिफरेंस को निकाल ले जाएं और अगर हम इनको आपस में इंटरफेयर करा दें, तो इंटरफेयर कराने पे क्या होगा? इंटरफेयर कराने से इस तरह से काली चमकीली पट्टियां बन जाएंगी। तो जब हम इन दोनों के टाइम डिफरेंस को निकालेंगे और इस ऑपरेटर्स के साथ थोड़ा सा सिमेट्री पोजीशन लाने के लिए रोटेट वगैरह करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये कुछ ना कुछ चेंज होगा, और इसी चेंज की वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहां पर ईथर की रगड़ कितनी लग रही है। ये बिल्कुल वैसा था कि जैसे छत खुल चुकी है बस की, आपके बॉस बोले, आवाज मिल गई, और आप बोले तो उनको आवाज देर से मिली। तो अगर कोई मशीन है जिससे ये नाप लें कि मेरे बोलने में उनके सुनने में कितने सेकंड का अंतर आया, तो हम ये बता सकते हैं कि ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि हवा की रगड़ लग रही है। वो जो हवा का झोंका आ रहा है वो चूंकि हमारे खिलाफ है, इसीलिए वो रास्ते में मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, सो हमारी आवाज उतने अच्छे से आप तक प्रोपोगेट नहीं कर पा रही है। तो उसी एनालॉजी को आप दिमाग में जरा सोचो। उसी एनालॉजी की तरह से उन्होंने, माइकलसन और मोरले ने सजेस्ट किया कि अगर हम इस तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न को, ये टी परपेंडिकुलर और टी पैरेलल को मिला करके इंटरफेरेंस कराएं और उसके इस पैटर्न के चेंज को देख ले जाएं, देन वी कुड से दैट कि हाँ देखो भाई, ये जो पृथ्वी घूम रही है सन के चारों तरफ, इस पर ईथर की रगड़ की वजह से ये टाइम और ये टाइम अलग अलग है। इसे हम फिर वही बात कर रहे हैं, छत उड़ चुकी है, वहां से आवाज आने में जो लगा समय था और यहां से आवाज जाने में लगा समय अलग अलग है क्योंकि हवा की रगड़ है। तो ये दोनों टाइम अलग अलग इसलिए है क्योंकि हवा की रगड़ है। ठीक है, ये अब इसका लॉजिक एक और एनालॉजी से हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए कि वी आर इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, माइकलसन एंड मोरले, उनका इंटरेस्ट किसमें था? ईथर विंड में। ईथर विंड की वजह से जो इफेक्ट यहां पर होने वाले हैं उन इफेक्ट में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, ये था पर्पस इस एक्सपेरिमेंट को करने का। अब हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो एक और कंपैरिजन स्टडी देख लो, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर देंगे। देखो भाई, ऐसा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो बुक होती हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक में इतना डिटेल में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नहीं कहते हैं, नहीं लिखते हैं। डोंट नो व्हाई नहीं लिखते हैं, जो भी उनकी मजबूरियां हों। ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिलेबस में कि लिखा है सिर्फ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड द नेगेटिव रिजल्ट, उसमें ये नहीं लिखा डोंट डिस्कस इन डिटेल। बट स्टिल ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जानना जरूरी नहीं है या उनके लिए समझना मुश्किल होगा, जो भी पर्सपेक्टिव हो उस टेक्स्ट बुक लिखने वालों का। बट फॉर मी दिस इज रिलेटिविटी, दिस इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही माइकलसन कोई ऐसे ही थे और आइंस्टीन बस ऐसे ही थे, माइकलसन मोरले का एसोसिएशन बस एक नॉर्मल सा दोस्ती यारी थी, ऐसा नहीं है। दे आर सो क्लेवर, दे आर सो ब्रिलियंट, इतने जबरदस्त बुद्धि के लोग थे, इतनी जबरदस्त सोच के लोग थे, जहां तक की सोच होती है उससे कितना आगे सोचते थे, और उस सोच को प्रैक्टिकली डिफाइन करने के लिए, प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए प्रयोग करते थे। प्रयोगों के एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस होती थी, एनालिसिस के ऊपर फिर एनालिसिस होती थी। 200 साल पुरानी थ्योरी, 250 साल पुरानी ईथर की थ्योरी को लोग मानने वाले पैदा हो जाते थे, ना मानने वाले पैदा होते थे। फिर मतलब इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इन लिटिल मच डिटेल। थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको आपको बता रहा हूं। सो लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बेसिक आइडिया के बारे में। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखो बच्चों,
एक नदी है, एक नदी है, ठीक है, इस तरह से एक नदी है, इस नदी में एक नाव है, एक नाव है। नाव पे हम कुछ मोटर नहीं लगाए, नाव बह रही है और जो नदी की रफ्तार है वो है कुछ v रफ्तार से पानी बह रहा, और मान लो v कांस्टेंट है, ऐसा नहीं पानी कहीं तेज धीमा, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से बह रहा है। और अब आप क्या करते हो, नदी से यहां पर मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमने नाव में लंगर डाल दिया, तो एंकर डालने की वजह से ये नाव यहीं पर रुकी हुई है। अब आप यहां से कूदते हो और तैरना शुरू करते हो इसके अंदर। तैरते हुए आपकी वेलोसिटी कितनी है? तैरते हुए आपकी वेलोसिटी है मान लो v1। तो पानी बह रहा है v वेलोसिटी से, आप चल रहे हो v1 वेलोसिटी से, दोनों एक दिशा में हो, तो दोनों एक दिशा में हो तो आपको ये वेलोसिटी कितनी महसूस होगी? v1 प्लस v, सपोर्ट मिलेगा ना आपको पानी के बहाव का। तभी होता है साइकिल चलाते हो, अगर आंधी आ रही है और पीछे से आपको हवा चल रही है तो आपकी स्पीड बिना पेडल मारे भी आगे बढ़ती जा रही है, वैसा ही कुछ। तो आप यहां से यहां गए, ठीक है, उसके बाद फिर यहां से यहां वापस लौटे। जब लौटोगे तो आपकी वेलोसिटी v1 है और पानी का वेग v है, तो अब आपको वेलोसिटी महसूस होगी v1 माइनस v। तो जाते समय जहां पानी की धारा का वेग, जहां आपको स्ट्रीम वेलोसिटी आपको सपोर्ट कर रही थी, लौटते समय अब वही स्ट्रीम वेलोसिटी आपको अपोज करेगी। तो अगर ये दूरी l है तो l दूरी को जाते समय आपने किस वेलोसिटी से तय किया था? v1 प्लस v से, ठीक है, आगे के लिए। और जब लौटना शुरू किया तो आपने इसको तय किया v1 माइनस v से। समय तो अंतर आएगा दोनों में, समय का अंतर बिल्कुल आएगा। तो ये तो हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जरा सोचो एक दूसरी बात, सोचो, जैसे तुम्हारी नाव यहां खड़ी थी, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको यहां जाना है नदी के पास। अब ये नाव पे लंगर हटा लिया, अब नाव चल रही है, नाव चल रही किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से पानी बह रहा है। आप यहां से कूदे, और आप जब कूदे तो आपने कहा हम सीधा तैरेंगे, तो आपने डिसाइड किया कि हम तैरेंगे v1 वेलोसिटी से बिल्कुल सीधा, और पानी की धार आपको ले जा रही है इस तरफ। तो यकीन मानो आप तैरते तो जाओगे, लेकिन तैरते हुए आप ऐसे चलोगे, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक v1 है, एक क्वांटिटी v है, तो दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इधर से डिनोट होगा, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला लगेगा। तो जब आप तैर रहे होगे तो आप तैर तो रहे हो सामने, आप अपने आप को तिरछा नहीं कर रहे हो, आप सीधे तैर रहे हो, लेकिन आप पानी की इस बहाव की वजह से आपका जो मोशन है वो एक डायगोनल डायरेक्शन में होना शुरू होगा। तो जब आप धीरे धीरे यहां तैरते हुए इधर बढ़ रहे हो, आप तैर रहे हो ऐसे ही, आप ऐसे ही तैरते जा रहे हो, आपका चेहरा, अगर मान लो कि सपोज ये है आप, ये आपका चेहरा है, तो तैरते हुए आपका चेहरा उसी तरफ है जिस तरफ सामने बैंक दिख रहा है। आप अपने आप को ऐसा नहीं घुमाए हो, आप तैर रहे हो सीधे ही, लेकिन इस तरह से आप जा रहे हो तैरते हुए। तो अगर आप तैरना बंद कर दोगे तो v1 0 हो जाएगा, तब तो तुरंत आपको पानी यहां बहा ले जाएगा। लेकिन चूंकि आप लगातार अपने चेहरे को फोर्स किए हुए इस तरफ v1 वेलोसिटी से अपने हाथ पैर चला रहे हो, तो आप इस वेलोसिटी से आगे से बढ़ोगे। लेकिन सबसे कमाल बात यहां पर यह होगा कि जैसे जैसे आप अपने आप को बहाते हुए इधर ले जा रहे हो, उसी हिसाब से आपकी जो नाव है अब वो यहां नहीं रुकी रहेगी, इसको हम डॉटेड बना दें। अब नाव नहीं रहेगी, नाव भी आपके साथ बहती हुई चली गई। पता चला जब आप यहां जाके खड़े हुए तो आपको दिखा कि नाव भी यहां तक पहुंच गई। तो जब आप यहां जाके खड़े होगे तो आप लौट के देखोगे, कहोगे देखो बिल्कुल लाइन सीध में हमारी नाव खड़ी है, जबकि नाव यहां नहीं थी, आप यहां से चले थे। आप सोचे थे कि हम सीधा जा रहे हैं, सीधा चले भी, लेकिन दो वेक्टर के प्रभाव में आप तिरछा होते तैरते चले गए,
और तैरते हुए आपको पॉइंट ए भी जाना चाहिए, लेकिन आप पहुंचे पॉइंट बी पर, लेकिन इस किनारे पर कहीं ए बी कोई निशान रखने वाला जरिया नहीं था, तो आपको पता नहीं चला कि आप बी पहुंचे कि आप ए भी पहुंचे। कोलंबस वाला हाल हो गया आपका। इंडिया ढूंढने गए थे और अमेरिका पहुंच गए, और जो दिखे उनको हमने इंडीज कह दिया। तो अब आप बी पहुंच गए। अब आपको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं तिरछा उर्छा हो गए होंगे। तो जब लौट के आपने मुंह घुमा के देखा तो आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल सीधा तैर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहां से गए थे तो नाव हमारे पीछे थी, और अब देखो नाव हमारे पीछे ही है। फिर आप कहते हो अब हम फिर तैर के वापस आएंगे। फिर से आप तैरना शुरू किए। जब तैरना शुरू किए तो फिर से आपने वेलोसिटी रखी v1, और आपके जो पानी की धारा की वेलोसिटी ये है, तो अब आप फिर से यहां तिरछा हो गए, तिरछा होते हुए चले आए। लेकिन तभी क्या हुआ, आपकी नाव भी पानी के साथ बहते बहते यहां पहुंच गई। तो आपने, आपके हिसाब से आपको लगेगा कि आप सीधा तैरे, सीधा तैर के वापस आए पानी में, बिल्कुल सीधी गति हुई है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नाव आगे ना बह जाती अगर हम तिरछा तैरे होते, जबकि नाव बही है आपके साथ आगे। तो आपका मोशन इस तरह का है। यहां तो हमने थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया है। अगर थोड़ा सा और रियलिस्टिक कहो तो यही वो जो आप कहते हो कि अगर कोई बैठा व्यक्ति है कार में और अपनी गेंद हवा में उछालता है बॉल, तो हवा पैराबोलिक पाथ करके फिर से उसके हाथ में आती है, तो यहां उछालेगा, फिर हवा में जाएगी, तब तक वो यहां पहुंच जाएगा और फिर उसे कैच कर लेगा। तो वैसा ही कुछ लॉजिक यहां पर भी काम कर रहा है। तो जब नदी की धारा में बहाव के साथ हम अपनी इस तरह के मोशन को देखेंगे बच्चों, तो उस समय हमारा मोशन इस डायरेक्शन में वर्टिकल, जब हम बहने की दिशा के वर्टिकल जाएंगे तो हमारा मोशन इस तरह के लॉजिक को फॉलो करेगा, और जब अलोंग द मोशन जाएंगे तो जो हमने इससे पहले अभी आपको बताया है उस तरह का मोशन यहां पर प्रभावित होगा। अब देखो यहां पर अगर ये डिस्टेंस d है, आपने ये दूरी v वेलोसिटी से तय की है और ये दूरी v1 वेलोसिटी से दूरी तय की है, तो जितना समय लगा आपको v1 वेलोसिटी से पहुंचने में यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस कितनी हो गई v1t, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस तय किया vt, और ये डिस्टेंस कितनी है d। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से v1 स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस vt का होल स्क्वायर। ये देखिए ये तीन टर्म है, तो इन तीन टर्म का सम आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लिख सकते हो। और यहां से आप थोड़ा सा अलजेब्रा करके टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये जो अभी जो मैंने आपसे बात की है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि यही चीज होती है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो समझ में नहीं आती है जब डेरिवेशन करते हैं। तो उस डेरिवेशन को समझने के लिए हमने आपको ये नदी की ये एनालॉजी समझाई है, और इसी एनालॉजी के बेसिस पर फिर हम लोग उस मैथमेटिक्स को करना शुरू करेंगे जिस मैथमेटिक्स को ऑपरेटर्स के अंदर माइकलसन मोरले ने अप्लाई किया था। तो आई होप दिस गिव्स यू some kind of interest or some kind of basic understanding about the basic logic behind the Michelson-Morley experiment. They want to detect what? They want to detect the effects due to the ether wind. और पर्टिकुलरली कौन सा इफेक्ट? पर्टिकुलरली इफेक्ट लाइट वेव का उनको चुनने का कारण यह था क्योंकि लाइट वेव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकती है, और माइकलसन ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो इंटरफेरेंस पैटर्न को बहुत ही प्रिसाइसली मेजर कर सकता है, बहुत ही प्रिसाइसली मेजर कर सकता था वो। तो माइकलसन ने 1880 में अपने प्रयोग के साथ जो उन पे सवाल उठे थे कि भाई हो सकता है आपके प्रयोग करने का जो स्किल है वो छीना हो, तो 8-10 सालों में माइकलसन ने अपने आप को खूब रिफाइन किया और अपने इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज कर लिया। और 1887 में 86-87 में जब वो खड़े होकर के अपना प्रयोग करते हैं तो सबको जवाब देते हैं कि आप मेरे प्रयोग और मेरे ऑपरेटर्स पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक दुनिया में बना है जिससे हम किसी इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर कर सकते हैं। तो जब लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है और माइकलसन के पास इतनी स्किल है कि वो इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करने में गलती नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है संभवतः हमारी समझ में कुछ अंतर है, संभवतः ईथर के बारे में जो हमारी सोच है 200-225 साल पुरानी उसमें कोई डिफरेंस है।
और फिर इसी प्रयोग के बाद, माइकलसन के ऊपर विश्वास के बाद, इसी प्रयोग के रिजल्ट के बाद हमारे सामने रिलेटिविटी की बात आती है, हमारे सामने डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस आते हैं, और उन अप्रोचेस में एक ऐसे इंसान का नाम आता है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, एंड दैट वाज द अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन काफी मास्टरी के साथ इस पूरे एक्सपेरिमेंट की चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, और एक बहुत ही यूनिक किस्म का आइडिया वो प्रस्तुत करते हैं, और वो जो बेसिक आइडिया होता है वही आगे वाले समय में रिलेटिविटी के सिद्धांत का मूल बनता है, रिलेटिविटी के सिद्धांत का बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है वहां पर। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। छोटे छोटे सेक्शंस हैं ताकि आपको छोटी छोटी बातें पार्ट बाय पार्ट समझ में आ जाएं। बहुत कुछ एक बार समझाने के चक्कर में पॉसिबली वो सब कुछ मैसअप हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स, द एग्जैक्ट मैथमेटिक्स बिहाइंड द रियल माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।